आज हम राजनीति विज्ञान यानी सेशन होगा हमारा राजनीति विज्ञान क्लास 12 पेपर हल कर रहे हैं। तो पेपर का जो टाइम हमारा होगा वो होगा 2 घंटा 45 मिनट। मार्क्स होंगे 80। इस प्रकार से हमें कुछ निर्देश दिए हुए होंगे। खंड ए में हमारे 12 प्रश्न होंगे। तो खंड ए को हम हल करेंगे। निम्नलिखित अपठित जो गद्यांश है यानी उसको पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने सदस्य हैं? तो ये सबको पता है, लगभग बच्चों की तैयारी हो चुकी है। तो 120 सदस्य देश है। जो बांग्लादेश है वो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो 1971 में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि 1998 में पाकिस्तान ने कहाँ पर परमाणु परीक्षण किया? तो ये कौन सी पहाड़ी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि पता चले आपकी कितनी तैयारी चल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये भी सबको पता है। 24 अक्टूबर है। क्योटो के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो यानी जापान का एक शहर है और वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक संधि हुई थी। उस साल का नाम आपको पता है कि 1997 में। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 170। स्वतंत्र खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये अपने अर्धवार्षिक में अभी आ चुका है। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी कब बनी थी? तो ये 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सीपीआई से अलग हुई थी। सीपीआईएम 1964। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? नियोजन जो पंचवर्षीय योजना वाला प्रारूप था वो हमने सोवियत संघ से ग्रहण किया था, जो वर्तमान में रूस कहलाता है। तो उस समय सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हो गया था। तो सोवियत संघ ऑप्शन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ये लगभग प्रश्न आपको आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी को कंठस्थ करें। आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे अपने भविष्य का सुनहरे भविष्य का सपना देख रहा है तो ये चैनल उस बच्चे के लिए है। निम्न में से तमिलनाडु राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है। कहने का मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो और सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हो तो ये आपके लिए ही चल रहे हैं। तमिलनाडु राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी डीएमके और अन्ना डीएमके दोनों तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी लिखनी भी आ जाएं तो आप याद करें डीएमके और अन्ना डीएमके तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियां। अब हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं कि विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। कौन सा विश्व युद्ध था जिसकी समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई? तो ये दूसरा शीत युद्ध अपना दूसरा विश्व युद्ध था। तो दूसरा विश्व युद्ध भरे इसमें। सोवियत संघ द्वारा जो चलाया गया था सैन्य संगठन या बनाया गया था नाटो के विरुद्ध, वो था वार्सा सैन्य संगठन। वार्सा भरे यहाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ये आप याद रखें भरे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। दलितों पर हो रहे अत्याचार से संबंधित कानून 1989, यहाँ आप 1989 भरें। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को विध्वंस करने की घटना दिसंबर के किस महीने में घटी थी? तो 1992 का दिसंबर महीना था। प्रश्न अपना 3 है। निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। नंबर वाले प्रश्न चल रहे हैं हमारे। ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ? तो ताशकंद समझौता सबको याद है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। परमाणु अप्रसार संधि 1968। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी? साम्यवादी पार्टी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, ये भी सबको आता है। 1972 में, जुलाई 1972 में शिमला समझौता। अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए?
हिरोशिमा नागासाकी कब गिराए? 1945 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके विकास पे जोर देती है? तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पे, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पे जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के उस नेता का नाम लिखिए जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया, तो वही सीमांत गांधी। अल्प विकसित देश किन्हें कहा जाता है? जो देश नव स्वतंत्र थे और जिनका विकास नहीं हुआ, यानी उनके पास तकनीक नहीं थी, पूंजी नहीं थी, तो वो जो देश हैं वो अल्प विकसित हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1993 में। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया? सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 के बाद सोवियत संघ ने कौन सी वो अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो वो आपको देनी है शॉक थेरेपी वाली। किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखने हैं। किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम, डीएमके, अन्ना डीएमके लिख दे। साफ्टा का पूरा नाम लिखना है, ये सार्क का फ्री ट्रेड वाला। नेक्स्ट हमारा भाग होगा ब और उत्तर सीमा होगी 50। तो ब भाग में देख लेते हैं हम। ओजोन परत में छेद होने के से पारिस्थितिकी जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा? पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? ओजोन परत में छेद होने से तापमान बढ़ जाएगा, ग्लेशियर हैं वो पिघल लेंगे, महासागरों का जो पानी है का स्तर है वो बढ़ जाएगा, कई शहर हैं वो डूबने के कगार पे होंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना के दो आधार। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज प्रासंगिक है कि नहीं है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इसकी आलोचना की जा रही है, तो इसके दो आधार आपको देने हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस पार्टी को एक सराय की संज्ञा क्यों दी थी? तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी को एक सराय की संज्ञा किस नेता ने दी, किसने दी? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो सराय की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि इसमें समाज का हर एक वर्ग से प्रतिनिधित्व हो रहा था, हर एक समाज के वर्ग के व्यक्ति इसमें शामिल थे। महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद भी शीत युद्ध रक्त रंजित रूप नहीं ले सका। इसका क्या कारण है? कि ये अवरोध उसकी नीति अपनाई जा रही थी, तो अवरोध नीति है, इसको आप अच्छे से याद करें, अति महत्वपूर्ण है। अवरोध नीति के कारण ही प्रतिद्वंदिता तो बहुत थी देशों के बीच, लेकिन शीत युद्ध वास्तविक युद्ध में नहीं बदल पाया, यानी रक्त रंजित या प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं बदल पाया। शॉक थेरेपी से क्या आशय है, ये भी सबको आता है। शॉक थेरेपी जो सोवियत संघ से अलग हुए देशों ने अपनाई थी 1990 के बाद। नियोजन से क्या अभिप्राय है? वही प्लानिंग सिस्टम, ये भी सबको आता है। बर्लिन की दीवार का निर्माण या विध्वंस किस प्रकार की ऐतिहासिक घटना कहलाती है? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण शीत युद्ध का दौर था, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का प्रतीक थी। तो विध्वंस किसका प्रतीक था? ये शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। निशस्त्रीकरण से क्या से है? तो हथियारों को नियंत्रित करना। उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? उपनिवेशवाद किसी देश के अधीन काम करना। लिट्टे क्या है? तो लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है जो सबको पता है, श्रीलंका का है। भारत की किन्हीं 3 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम और चुनाव चिन्ह बताने हैं आपको। तो 3 राष्ट्रीय पार्टियां बताएं, बीजेपी, कांग्रेस और आपको जो भी अच्छी लगे, सपा बसपा जो भी है आपको याद हो, उसका चुनाव चिन्ह भी लिखना है और पार्टी का नाम भी लिखना है। वारसा संधि से आप क्या समझते हैं? वही नाटो के विरुद्ध 1955 में बनी वारसा संधि। अब हम भाग 6 को हल कर लेते हैं, जिसमें 100 शब्दों में लिखना है। 1990 के पश्चात भारत में राजनीतिक दलों के कौन से गठबंधन उभरे और इस गठबंधन के किन्हीं 2 परिणामों को उजागर करना है। गठबंधन बताने हैं आपको, मोर्चा और जो बीजेपी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में राजग और कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वो आपको इसमें बताने हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उदय का वर्णन करें। राजग भी कहते हैं इसको, राष्ट्रीय जनतांत्रिक जय और ग से गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इंग्लिश में इसको एनडीए कहते हैं। तो इसका उदय का वर्णन करना है। आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में कोई 4 तर्क देने हैं। आरक्षण व्यवस्था कब उभरी और इसके पक्ष में आपको तर्क देने हैं। तो आरक्षण नीति के विरोध में कोई 4 तर्क दीजिए। आरक्षण जो अथवा में पूछा वो विरोध में पूछा। स्वयंसेवी संगठन अथवा स्वयंसेवी
क्षेत्र के संगठन से क्या अभिप्राय है। इसका दूसरा जो अथवा में है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में कोई दो तर्क लिखिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना, इसको सही से याद करें। भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों का हल किस प्रकार किया गया। भारत विभाजन ये हमारा पहला पाठ है। स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण को समझाएं, किस प्रकार से एकीकरण हुआ, यानी 565 रियासतें थी जब भारत आज़ाद हुआ उस समय, तो किस तरह से 565 में से 562 रियासतें शुरू में एकीकृत हो जाती हैं, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो समस्या पैदा कर रही थी। फिर उनकी भी समस्या को किस तरह से हल किया गया वो आपको पूरा बताना है। बड़े प्रश्नों में आप पॉइंट लिखें, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें, शानदार कॉपी बनाएं और पूरे में से पूरे मार्क्स की उम्मीद करें। मेरी शुभकामना भी आपके साथ है। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का वर्णन कीजिए। ये भी अपना पहला ही पाठ है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ, ये सब आपको याद होना चाहिए। और समस्या को कब बताना है आपको कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो समस्या थी वो किस तरह से थी। अथवा में अगर ये आपको सही से नहीं आ रहा तो नीचे वाला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, व्याख्या करें। स्वतंत्र भारत के समय जो प्रमुख चुनौतियां थी वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है ये अपने अर्धवार्षिक में भी आ चुका है और अब भी पूरे चांस हैं। दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, या आप इनके पॉइंट याद करें, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करने का अभ्यास अभी से कर लें ताकि परीक्षा में आप शानदार उत्तर दे सकें। भारत नेपाल संबंधों के बीच कड़वड़ाहट के मुद्दों पे एक टिप्पणी लिखनी है। भारत और नेपाल, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, तो इससे नेपाल से बहुत मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं भारत के, लेकिन आजकल थोड़ा तनाव चल रहा है, तो वो मुद्दे बताने हैं आपको, कौन कौन से पॉइंट है वो आपको पॉइंट लिखने, अंडरलाइन करनी है, अपने उत्तर को शानदार बनाना है। साफ्टा के उद्देश्य पर भारत और अन्य देश एकमत नहीं है। साफ्टा वही फ्री ट्रेड वाला, सार्क का फ्री ट्रेड का एक बनाया हुआ है व्यवस्था, उसको साफ्टा कहते हैं। तो अन्य देश एकमत नहीं है, इस कथन के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो भारत के पड़ोसी देश, भारत कोई शक से देखते हैं कि भारत एक बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, भारत अपनी यहाँ दादागिरी करेगा, तो सब देश हैं वो विश्वास बहाली नहीं है। मेन जो मुद्दा है वो विश्वास बहाली की समस्या है। विश्वास बहाली नहीं होगी तब तक साफ्टा का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम में उनकी स्थापना का वर्णन करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो पाठ है अपना अति महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद करें, बड़े प्रश्न आएंगे यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन पर निबंध लिखिए। तो इस प्रकार से हमने अपना जो ये पेपर था इसको हल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आपके लिए काफ़ी प्रयास किया गया है। आप बेहतर और अच्छी कॉपी लिख के आएँ और अपना भविष्य सिक्योर करें। थैंक्स।